नमस्कार। आज की चर्चा का विषय अहमदाबाद से आई वो खबर है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद क्रैश हो गई। जी, एक बहुत ही दुखद घटना। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है, मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऑफिशियल अपडेट्स हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ। बिल्कुल। हमारा फोकस रहेगा एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 पर। हम देखेंगे कि क्या हुआ, फौरन बाद क्या असर पड़ा और जांच अब किस दिशा में जा रही है। हाँ, मतलब एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। जी, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लाइट थी एयर इंडिया AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। और तारीख? ये 12 जून 2025 की बात है। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38 बजे इंडियन टाइम। और टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद। सिर्फ 36 सेकंड? ये तो मतलब सोचने का भी वक्त नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं। और ये गिरी अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल ब्लॉक है। काफी घनी आबादी वाला इलाका है वो। ओह, तो जमीन पर भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, काफी। पहले विमान की बात करें तो उसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 लोग। और उनमें से 241 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा। सच में? कौन? हाँ, विश्वास नहीं होता। एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। वो सीट 11A पर थे। वो अकेले सर्वाइवर हैं। ये तो चमत्कार जैसा है। हाँ, और जमीन पर क्या हुआ? जमीन पर भी बहुत भारी नुकसान हुआ। 39 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। अच्छा, ये जो 36 सेकंड की बात है, कुछ पता चला कि आखिर हुआ क्या था? कोई शुरुआती सिग्नल? हाँ, एक अहम जानकारी ये है कि टेक ऑफ के फौरन बाद मेडे कॉल की गई थी। मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी सिग्नल? जी, और उस कॉल में पावर लॉस यानी बिजली चले जाने का जिक्र था। पावर लॉस, उड़ान भरती। हाँ, और इसके साथ ही कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में एक और चीज सामने आई है, रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं। वो एक्टिवेट हो गया था। रैम एयर टर्बाइन, ये क्या होता है? ये एक तरह की इमरजेंसी पावर सप्लाई है। छोटी सी टर्बाइन होती है जो हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है। अच्छा। लेकिन ये तभी एक्टिवेट होती है जब प्लेन के मेन इंजन और जो बैकअप पावर यूनिट होती है, APU, वो दोनों ही फेल हो जाएं। मतलब टोटल पावर फेलियर। एक तरह से हाँ। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, खासकर 787 जैसे मॉडर्न विमान में। इसका एक्टिवेट होना दिखाता है कि हालात बहुत गंभीर थे। ये सिर्फ बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स को ही पावर दे पाती है। तो मतलब पायलट के पास कंट्रोल लगभग खत्म हो गया था। ये जांच का एक बहुत बड़ा सवाल है और जांच वो फौरन शुरू हो गई। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। दोनों? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? जी हाँ, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। अब भारत की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच कर रही है। और DGCA भी होगी? हाँ, DGCA भी शामिल है। और क्योंकि ये बोइंग विमान है और इंजन GE के थे, तो बोइंग, GE एरोस्पेस और UK की AIB भी मदद कर रही हैं। तो मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी बिल्कुल। एयर इंडिया ने इस पे कैसे रिएक्ट किया? फ्लाइट्स वगैरह पर कोई असर? हाँ, एयर इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं। जुलाई तक के लिए अपनी नारो बॉडी फ्लाइट्स में करीब 5% की कटौती की है। कुछ वाइड बॉडी फ्लाइट्स भी कम हुई हैं। 2 इंटरनेशनल रूट सस्पेंड किए हैं। और जो दूसरे 787 विमान हैं, उनके बेड़े में? हाँ, जो दुर्घटनाग्रस्त विमान था VT-ANB, उसी तरह के दूसरे 787 विमानों को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है, सेफ्टी चेक्स के लिए। ये तो जाहिर है करना ही चाहिए। अच्छा, ये मानवीय क्षति बहुत बड़ी है। इतने सारे लोग, उनकी पहचान वगैरह का काम कहाँ तक पहुंचा है? हाँ, ये पहलू सबसे दुखद है। 22 जून तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से कुल 270 पीड़ित हैं इसमें। यात्री, क्रू और जमीन पर मारे गए लोग सब शामिल हैं। 270? जी, इनमें से 251 लोगों की पहचान DNA टेस्टिंग के जरिए हो चुकी है और 245 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। ये प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल होती होगी परिवारों के लिए। बेशक, बहुत ही पीड़ादायक। कुछ नाम भी सामने आए हैं, जैसे मणिपुर की एक केबिन क्रू मेंबर थी कॉन्ग्रेल कपम नंगानथोई शर्मा। हाँ। उनके अवशेष इम्फाल भेजे गए। और एक गुजराती फिल्म मेकर थे महेश जिरावाला, वो भी विमान में थे। उनकी मृत्यु की पुष्टि भी DNA से हुई। ये नाम सुनकर हादसे का मानवीय पहलू और उभर कर आता है। अब आगे क्या? जांच की अभी क्या स्थिति है? किन चीजों पर फोकस है?
देखिए, जांच अभी चल रही है और काफी गहराई से चल रही है। कई एंगल देखे जा रहे हैं। जैसे कि क्या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी? बोइंग 787 वैसे तो नया विमान है, पर कुछ भी हो सकता है। फिर बर्ड स्ट्राइक की संभावना को भी नकारा नहीं गया है। टेक ऑफ के वक्त बर्ड स्ट्राइक, हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल। फिर ह्यूमन फैक्टर, क्या कोई पायलट एरर था? और जाहिर है विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, उनकी भी बारीकी से जांच हो रही है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, हाँ, ये देखना भी जरूरी है कि विमान पूरी तरह फिट था या नहीं। जी, तो मतलब जांच का दायरा काफी बड़ा है। अभी जमीन पर भी रिकवरी का काम चल ही रहा है और एहतियात के तौर पर भारत में जितने भी बोइंग ड्रीम लाइनर्स हैं, उनके एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक भी किए जा रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एक अचानक हुई बेहद भयानक दुर्घटना थी, जिसका पैमाना बहुत बड़ा है और इसके असली कारण क्या थे, ये जानने के लिए जांच अभी जारी है। बिल्कुल सही। और ये घटना फिर से याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा कितनी जरूरी है और ये जो जांच होती है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि इन्हीं जांचों से सबक मिलते हैं। जी, इनसे जो पता चलता है, उसी से भविष्य में सफर और सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है। इसका असर हम सब पर पड़ता है। सही कहा। तो जब जांचकर्ता हर सुराग को जोड़ रहे हैं, एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एविएशन इंडस्ट्री और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो इस हादसे से क्या सबक सीख सकती हैं? ये शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार विचार होना चाहिए।